चलिए, वेरी गुड इवनिंग लर्नर्स। स्वागत है आप सभी का इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एंडेवर प्रेप पे। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म पे बच्चों हम लोग यूपीएससी और कोई भी स्टेट पीएससी की आपकी तैयारी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में करेंगे। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, कल्चर, आर्ट, वॉट एवर बी इट, ठीक है, आपकी सारी की सारी तैयारी बच्चों एक ही प्लेटफॉर्म से हो जाएगी, दैट इज एंडेवर प्रेप। ठीक है, चलिए, एंडेवर प्रेप की यूट्यूब चैनल पे अभी बहुत सारी सीरीज अपनी चालू हो चुकी है। डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के वीडियोस आ रहे हैं, स्पेशल न्यूज़ इवेंट्स के वीडियोस आ रहे हैं, इंग्लिश के वीडियोस लॉन्च होने चालू हो गए, ज्योग्राफी के स्टार्ट हो गए, और साथ साथ में ये जो आपकी सीरीज चल रही है दैट इज़ रिवीजन। ठीक है, रिवीजन की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग पीवाईक्यूज़ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में आपके हर एक सब्जेक्ट का कुछ इस प्लान में रिवीजन करेंगे। मंडे रहेगा साइंस, ट्यूसडे रहेगा ज्योग्राफी, वेडनेसडे रहेगा पॉलिटी, थर्सडे इकोनॉमी, फ्राइडे सैटरडे फ्राइडे एनवायरनमेंट एंड सैटरडे इज हिस्ट्री। ठीक है, ये 6 दिन में हम लोग ये जो 6 मेन सब्जेक्ट है उनका रिवीजन करेंगे पीवाईक्यू के बैनर में। ठीक है, पीवाईक्यूज़, और वो भी रैंडमली नहीं, हम लोग टॉपिक वाइज सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कि जैसे लास्ट में आपको याद है, लास्ट के दिन हम लोगों ने लास्ट वीक ज्योग्राफी में हम लोगों ने डिस्कस किया था द यूनिवर्स। ठीक है, द यूनिवर्स, इसके पीवाईक्यू डिस्कस किए थे। आज करेंगे सोलर सिस्टम के। ठीक है, आज करेंगे सोलर सिस्टम के, फिर धीरे धीरे करके आगे अपने ये ज्योग्राफी के प्लान में जाएंगे। ठीक है, यूनिवर्स हो चुका, सोलर सिस्टम करेंगे, फिर वर्ल्ड मैप करेंगे, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी जिसके 3 मेन पहलू, ओशियानोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ये 3 मेन पहलू करेंगे, फिर इंडियन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग सारे पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का रिवीजन राउंड ज्योग्राफी के लिए, जिसमें हम लोग सोलर सिस्टम को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, सोलर सिस्टम क्वेश्चन चालू करने से पहले मैं ब्रीफ में आपको सोलर सिस्टम के बारे में बता दूं। ठीक है, जैसे लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्या देखा था कि अपना यूनिवर्स बहुत सारी गैलेक्सीज से बना हुआ है। ठीक है, और ये सारी की सारी गैलेक्सीज बहुत सारे स्टार्स से बनी हुई है। ऐसा एक स्टार है हमारा सन। ठीक है, ऐसा ही एक स्टार है हमारा सन। हर एक स्टार के आजू बाजू, ठीक है, मोस्टली हर एक स्टार नहीं, हर एक स्टार के आजू बाजू अलग अलग छोटे बड़े अमाउंट में कुछ ना कुछ प्लेनेट घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी सोलर सिस्टम बनी है इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो हमारी सोलर सिस्टम में क्या क्या है, सबसे पहले तो हमारी सोलर सिस्टम में सन है। ठीक है, कुछ एक नंबर ऑफ प्लैनेट्स है, कितने डिस्कस करेंगे, जैसे 8 प्लैनेट्स है। ठीक है, उसके अलावा, ठीक है, 8 प्लैनेट्स है, उसके अलावा हमारी सोलर सिस्टम में क्या है कि भाई, पहला हो गया सन, दूसरा हो गया प्लैनेट्स, उसके अलावा तीसरा है एस्टेरॉयड, चौथा है, सॉरी हाँ, एस्टेरॉयड बेल्ट ले लेते हैं, चौथा है कुइपर बेल्ट, पांचवा है ऊट क्लाउड, छठा रहेगा मीटियोर, सातवां रहेगा कॉमेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें कुछ आपको सोलर सिस्टम में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये यहाँ पे जो येलो कलर का दिख रहा है ये मेन हमारा सन है। सन के बाद 8 प्लैनेट की अगर बात करें तो फर्स्ट इज मर्क्यूरी, सेकंड इज वीनस, थर्ड इज अर्थ, फोर्थ इज मार्स, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, ये 4 उसके बाद ये कुछ आता है एस्टेरॉयड बेल्ट, फिर पांचवा प्लैनेट है जुपिटर मतलब बृहस्पति, छठा प्लैनेट है सैटर्न शनि, सातवां है नेपच्यून सॉरी यूरेनस, और आठवां है नेपच्यून। ठीक है, नौवां ग्रह पहले हुआ करता था प्लूटो पर, अब उसको ग्रह की कैटेगरी में नहीं लेते। ठीक है, उसको प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं लेते। तो नेपच्यून के बाद यहाँ पे कुइपर बेल्ट आएगा, कुइपर बेल्ट के बाद लास्ट में आएगा ऊट क्लाउड। ठीक है, ऊट क्लाउड, इस तरीके से कुछ हमारी सोलर सिस्टम प्लेस्ड है, बस बैठी हुई है। ठीक है, चलिए, इसमें से पहले जो 4 प्लैनेट है, ठीक है, पहले 4 मार्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ठीक है, इनको इनर या फिर टेरेस्ट्रियल प्लेनेट बोला जाता है। ठीक है, और बाकी के जो 4 है, ठीक है, इनको आउटर या फिर जोवियन या फिर गैस जाइंट बोला जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ बेसिक ध्यान में रखिएगा। तो हमारी सोलर सिस्टम जब बनी वो कुछ 4.6 बिलियन ईयर्स पहले बनी थी। ठीक है, तब जब सोलर सिस्टम बनी तब सबसे पहले बना सन। ठीक है, सोलर सिस्टम का 99% मास सन में बसा हुआ है। ठीक है, बाकी के 1% मास में से ये मेन प्लैनेट्स बने और बाकी सारी चीज़ें बनी। ठीक है, तो जो चीज़ प्लैनेट्स बन गई वो यहाँ पे 8 प्लैनेट के तौर पे है, पर वो जो चीज़ प्लैनेट नहीं बन पाई, डेब्रिज, ठीक है, बचा कुचा सामान, मलबा, वो मलबा एक तो यहाँ पे सेट हुआ पोजीशन ए में एज अ एस्टेरॉयड बेल्ट, और दूसरा यहाँ पे सेट हुआ पोजीशन बी में एज अ कुइपर बेल्ट। ठीक है, तो ये कुछ 7-8 मेन चीज़ें ध्यान में रखना, और भी कुछ करने लायक है वो हम लोग धीरे धीरे करके क्वेश्चन आंसर फॉर्म में डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, ये पहले मैंने एक बेसिक
ओवरव्यू आपको दे दिया कि इस सोलर सिस्टम के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सोलर एनर्जी इज ड्यू टू, ठीक है, सोलर एनर्जी मतलब सन में जो एनर्जी है हीट और लाइट के फॉर्म में, ठीक है, वो कहाँ से आती है? पहला है आयोनाइजेशन, दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन, तीसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन और चौथा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो पहला ये क्वेश्चन सन के बारे में है कि सन की एनर्जी कहाँ से आती है। तो सन की एनर्जी बच्चों आती है ऑप्शन बी, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, पहला जाने दो, चौथा जाने दो। ठीक है, ये दो को समझते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिशन। ठीक है, न्यूक्लियर को लेकर ये दो प्रोसेस है, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन। फ्यूजन कब बोलते हैं? फ्यूजन तब बोलते हैं जब एक हैवी एलिमेंट, सपोज कि यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, एक्स वाई जेड, ठीक है, जब एक हैवी एलिमेंट दो लाइट एलिमेंट में टूट जाए, जैसे ये टूटता है क्रिप्टॉन और बेरोन में मोस्टली, ठीक है, बेरिलियम सॉरी, क्रिप्टॉन और बेरिलियम में टूटता है यूरेनियम, ठीक है, उसको स्प्लिट किया जाता है तो एनर्जी देकर तोड़ा जाता है, तब उसको बोलेंगे फिजन। ठीक है, और दूसरा होता है फ्यूजन। ठीक है, दूसरा होता है फ्यूजन, जब दो लाइट एलिमेंट साथ में जुड़ के एक हैवी एलिमेंट बनाए। ठीक है, मोस्टली दो हाइड्रोजन जुड़ के अब जब हीलियम बनाए, हैवी एलिमेंट मतलब वजन के कॉन्टेक्स्ट में हैवी एलिमेंट बनाए, तब उसको बोलते हैं फ्यूजन। फ्यूज होना मतलब दो चीज़ों का जुड़ना। ठीक है, तो ये दो न्यूक्लियर की प्रोसेस हो सकती है, फ्यूजन एंड फिशन। ठीक है, तो यहाँ पे अपने सन में होती है थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ऐसा। ठीक है, सन में होती है थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें चार हाइड्रोजन मिलके दो हीलियम बनाते हैं। ठीक है, चार हाइड्रोजन मिलके दो हीलियम बनाता है, और ये प्रोसेस के एंड में, ठीक है, जैसे ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये जुड़ेगा बनेगा हीलियम। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन अलग पड़ेगा, पर साथ साथ में आपकी एनर्जी भी निकलेगी। ठीक है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। ठीक है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, ये भी आपकी निकलेगी बच्चों। ठीक है, तो ये सन में होती है थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बच्चों। ठीक है, चलिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये हम लोगों ने मोस्टली लास्ट टाइम भी की थी बच्चों। ठीक है, आई थिंक देख लीजिएगा L1 में, ज्योग्राफी के लेक्चर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन डज सोलर इक्लिप्स अकर? ठीक है, सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण कब होता है? व्हेन द सन कम्स बिटवीन अर्थ एंड मून, व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून, एंड द व्हेन मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे सोलर सिस्टम में बीच में सन है, सन के आजू बाजू सारे के सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। ठीक है, और प्लैनेट के भी सैटेलाइट्स है, कि भी ये अर्थ है तो अर्थ के आजू बाजू भी मून घूम रहा है। ठीक है, अर्थ के आजू बाजू भी मून यहाँ पे घूम रहा है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? सिंपल है, सूर्य ग्रहण बच्चों तब होगा जब यहाँ पे सन है, बीच में मून है और यहाँ पे अर्थ है। ठीक है, कुछ ऐसी पोजीशन कि भाई ये हो गया आपका सन, ये है छोटा सा बीच में आपका मून, और ये है अर्थ। जब ये पोजीशन रहेगी, ठीक है, तब सन की सारी लाइट, ठीक है, अर्थ तक नहीं पहुंच पाएगी। यहाँ से लाइट ब्लॉक हो जाएगी, सारी की सारी लाइट अर्थ तक नहीं पहुंचेगी, और यहाँ पे अर्थ पे रहेगा डार्क रीजन। ठीक है, यहाँ पे रहेगा डार्क रीजन। तो जब ये पोजीशन होगी SME, सन मून और अर्थ, तब आपका होगा सोलार इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। ठीक है, मून की जगह अगर कुछ भी आ जाए तो भी उसको सोलर इक्लिप्स ही बोला जाता है बच्चों। ठीक है, मून की जगह, ये तो ऑप्शन में मून था इसलिए, मून की जगह सपोज के घूमता घूमता, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा सोलर सिस्टम के उसमें, ठीक है, मून तो आएगा ही आएगा, वीनस के भी आने के चांसेस है, या फिर मर्क्यूरी भी आ सकता है। ठीक है, अर्थ यहाँ पे है तो सन और अर्थ के बीच में वीनस या फिर मर्क्यूरी भी आ सकता है, तो तब भी है, तब भी उसको सोलर इक्लिप्स ही बोलेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए तो ये ध्यान में रखिएगा, सोलर इक्लिप्स किसको कहा जाता है? जब सन और अर्थ के बीच में कुछ भी आ जाए, विच मीन्स इट इज़ अ सोलर इक्लिप्स। ठीक है, चलिए कोई भी नेचुरल चीज़, ऑब्वियसली सैटेलाइट तो आएगा ही आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग नहीं कर रहे हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन व्हाट? बिटवीन अर्थ एंड सन, बिटवीन अर्थ एंड मून, बिटवीन जुपिटर एंड सन, एंड बिटवीन प्लूटो एंड सन। ठीक है, ये आप लोगों ने सुना होगा कि 1 AU। ठीक है, अब ऐसा है बच्चों कि जब स्पेस में आपको डिस्टेंस मेज़र करना हो, ठीक है, स्पेस में डिस्टेंस मेज़र करना हो, तब आप किलोमीटर के फॉर्म में नहीं कर सकते, ऐसा है। ठीक है, क्योंकि करोड़ों बिलियंस ऑफ बिलियंस किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो लिखने में भी दिक्कत होती है और बोलने में भी दिक्कत होती है, ऐसा है। ठीक है, कि इतने बिलियंस किलोमीटर का डिस्टेंस तो नहीं, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपने पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि अगर थोड़ा शॉर्ट डिस्टेंस मेज़र करना हो स्पेस में, ठीक है, तो हम लोग AU के फॉर्म में मेजर करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक है, कब? मोस्टली अपनी सोलर सिस्टम स्पेसिफिक चीज़ें हो तब, जब अपने सोलर सिस्टम में ही डिस्टेंस मेजर करना हो ना, तब हम लोग AU, एंगस्ट्रॉम, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मेजर करते हैं। ठीक है, और जबकि अपने को पूरे के पूरे यूनिवर्स में अगर मेजर करना हो ना डिस्टेंस, तो हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं लाइट ईयर्स में।
इसका डिस्कशन मैंने लास्ट लेक्चर में किया था लाइट ईयर्स का, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब क्या? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो, ठीक है। अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है उसका मतलब होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो नहीं तो 149 इंटू 10⁻6 किलोमीटर, या फिर 149, या फिर अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर जितना हो सकता है, ठीक है। 150 मिलियन किलोमीटर जितना हो सकता है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 150 मिलियन किलोमीटर, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ठीक है। अर्थ एंड सन के बीच का ये डिस्टेंस हो गया, इसको बोलता है एक एयू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो जनरली अब देख लो कि मैं यहाँ पे 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच का। अब सन और नेपच्यून या फिर यूरेनस की बात करें तो कितना डिस्टेंस वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो उसको किलोमीटर के टर्म्स में लिखना बहुत दिक्कत हो सकता है, इसलिए हम लोग एक एयू, दो एयू इस तरीके से मेजर करते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट टेक्स अ लीस्ट टाइम टू ऑर्बिट द सन, ठीक है। जैसे वो आपको पता है कि भाई सोलर सिस्टम में सन बीच में है, सन बीच में है और बाकी सारे के सारे प्लेनेट सन के अराउंड घूम रहे हैं, ठीक है। सन के अराउंड घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑर्बिट हर एक अपनी खुद की ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है। हर एक प्लेनेट अपनी खुद की ऑर्बिट में घूम रहा है। तो ये घूमने में कौन से प्लेनेट को सबसे मिनिमम, सबसे कम टाइम लगता है, सबसे लिस्ट टाइम लेता है, ठीक है। कौन सा होगा? प्लूटो, मर्क्यूरी, अर्थ और सन। ऑब्वियसली जो सबसे नज़दीक है वो सबसे कम टाइम लेगा बच्चों, ठीक है। ये जो सबसे नज़दीक है वो सबसे कम टाइम लेगा, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज मर्क्यूरी, ठीक है। चलिए ध्यान में रखिएगा बच्चों, ऑप्शन बी दैट इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जनरली 87 डेज लेता है सन के आजू बाजू घूमने में, ठीक है। सन के आजू बाजू घूमने को बोलते हैं उसका रिवॉल्यूशन, ठीक है, उसको बोलते हैं, सॉरी, रोटेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं रोटेशन, सन के अराउंड रोटेशन, ठीक है। चलिए, तो मर्क्यूरी सबसे कम टाइम लेता है, दैट इज 87 डेज, और सबसे ज़्यादा टाइम लेता है नेपच्यून, 164 ईयर्स लग जाता है उसको, ऐसा है, ठीक है। अर्थ का आपको पता है, अर्थ 365 दिन लेता है, ठीक है। अर्थ 365 दिन लेता है सन के आजू बाजू एक चक्कर काटने में, मतलब एक साल, ठीक है। दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 ईयर, ठीक है। तो ऐसे 164 ईयर्स लगते हैं नेपच्यून को पूरा घूम के आने में, ऐसा, ठीक है। अपनी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी तब भी प्लूटो, सॉरी, नेपच्यून घूम के नहीं आएगा सन के आजू बाजू, ऐसा है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ये एक फैक्ट ध्यान में रखिएगा, सबसे कम टाइम लगता है ऑब्वियसली मरकरी को। द टू प्लैनेट्स हैविंग नो सैटेलाइट्स आर, ठीक है। द टू प्लैनेट्स हैविंग नो सैटेलाइट्स दैट आर ऑप्शन ए अर्थ एंड जुपिटर, ऑप्शन बी मर्क्यूरी एंड वीनस, ऑप्शन सी मर्क्यूरी एंड सैटर्न, एंड ऑप्शन डी वीनस एंड मार्स, ठीक है। चलिए, तो सोलर सिस्टम के आजू बाजू बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत, हर एक प्लैनेट को सपोज करके ये कोई एक प्लैनेट अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ का अपना खुद का सैटेलाइट है मून, ठीक है। बाद में मार्स पे जाओ, सॉरी, मार्स पे जाओ तो मार्स का भी खुद के कुछ सैटेलाइट्स है, और बाहर जाओ जुपिटर में, जुपिटर के भी खुद के सैटेलाइट्स है, ठीक है। नेचुरल मून है उनके, ठीक है। यहाँ पे सैटेलाइट मतलब नेचुरल सैटेलाइट्स की बात हो रही है, कि नेचुरल सैटेलाइट की बात हो रही है कि किसके, कौन दो ऐसे प्लैनेट है जिनके खुद के सैटेलाइट नहीं है, तो उसका आंसर रहेगा मर्क्यूरी एंड वीनस, ठीक है। सन के सबसे नज़दीक पहला मर्क्यूरी और दूसरा वीनस, उनके खुद के सैटेलाइट नहीं है। नहीं होने का रीज़न यही है कि वहाँ पे सन की ग्रेविटी का असर बहुत ज़्यादा रहता है, सन की ग्रेविटी का असर बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। वो ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे कोई भी नेचुरल मून टिक नहीं पाता, वो सन की तरफ खींचा चला जाएगा, ऐसा है, ठीक है। सन की तरफ वो खींचा चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा मर्क्यूरी एंड वीनस, ठीक है। उसके अलावा अर्थ के पास मून है, मार्स के पास दो आप लोगों ने नाम सुने होंगे, फोबोस और डीमोस, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ी इमेज ब्लर आ गया। मार्स के पास है फोबोस और डीमोस। जुपिटर के पास 4 मेन है, उसके अलावा बहुत सारे ऑब्वियसली, पर 4 मेन है, आईओ, यूरोपा, गैनीमेड और, सॉरी, आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो, ठीक है। ये 4 है जुपिटर के, ये ध्यान रखिएगा। सैटर्न के बहुत सारे हैं, पर सैटर्न का सबसे बड़ा सैटर्न का सबसे बड़ा सोलर सिस्टम का मून है टाइटन, ठीक है। ये है लार्जेस्ट लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम, ये मून, सैटर्न का जो मून है टाइटन, वो सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट मून है, ये ध्यान रखिएगा। यूरेनस का कुछ है, नेपच्यून के कुछ है, प्लूटो अभी प्लेनेट की कैटेगरी में नहीं आता बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा, इन सब के पास अपने प्लेनेट है, पर मर्क्यूरी और वीनस के पास नहीं है, क्यों? क्योंकि वे सन की ग्रेविटी, ठीक है, उनको बहुत ही ज़ोर से खींच लेगी, ऐसा है, ठीक है। सन की ग्रेविटी उनको बहुत ज़ोर से खींच लेगी बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम में से सबसे गर्म प्लेनेट कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका वो जुगाड़ू ज्ञान काम नहीं लगेगा बच्चों, ठीक है, कि अगर सन के आजू बाजू सारे प्लेनेट घूम रहे हैं,
ठीक है, सारे प्लेनेट घूम रहे हैं। पहले 3-4 आपको पता है, ठीक है, पहले 3-4 आपको पता है कि भाई पहला है मर्क्यूरी, दूसरा है वीनस, तीसरा है अर्थ, चौथा है मार्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल दो कि अच्छा जो सबसे सन से नज़दीक होगा वही तो गर्म होगा, है नहीं, तो भाई बच्चों ऐसा नहीं है। ठीक है, शॉर्टकट काम नहीं लगता हर बार, ऐसा है। ठीक है चलिए, तो यहाँ पे सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट आपका है बच्चों वीनस। वीनस मतलब शुक्र, ठीक है, वीनस मतलब शुक्र। अब ये भी ऑब्वियसली क्वेश्चन होना चाहिए आपको कि भाई आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई ये सबसे हॉटेस्ट क्यों है। टेक्निकली बाकायदा तो ये होना चाहिए मर्क्यूरी सबसे गर्म, बुध तो बराबर है, टेक्निकली तो वही होना चाहिए। ठीक है, पर ऐसा है कि वीनस के एटमॉस्फेयर में, ठीक है, वीनस के एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वीनस के एटमॉस्फेयर में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों आपका ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसेस का एक ही टेंडेंसी रहता है, ये गर्मी को कैप्चर करके रखता है। ठीक है, गर्मी को कैप्चर करके वापस से तुरंत भेजते हैं, ऐसा है। ठीक है, तो अगर ये वीनस की सरफेस है, ये वीनस का एटमॉस्फेयर है जिसमें CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सनलाइट आई, सरफेस पे गिरी, सनलाइट जो आ रही है ना वो हाई एनर्जी वाली होगी। ठीक है, जो कोई भी चीज़ को क्रॉस करके आ सकेगी, पर सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर जो जा रही है ना वो बहुत लो एनर्जी की होगी, हर एक चीज़ को वो क्रॉस करके जा नहीं पाएगी। तो CO2 ग्रीन हाउस गैसेज को वो क्रॉस करके नहीं जा पाती और वापस वीनस की तरफ आती है। ठीक है, यहाँ से दूसरी एक सनलाइट आई, वापस जा रही है पर नहीं जा पाएगी, वापस वीनस की तरफ आ रही है, वापस वीनस की तरफ आ रही है। ठीक है, तो ये बार बार टकरा के ये रिफ्लेक्ट होगी वापस से हीट आपकी। ठीक है, हीट आपकी रिफ्लेक्ट होगी, तो उसकी वजह से टेम्परेचर आपका कंटिन्यूसली बढ़ता ही जाएगा, ऐसा है। ठीक है, तो इस रीज़न से ग्रीन हाउस गैस होने के कारण आपके वीनस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसा पूछे कि कौन सा प्लेनेट सबसे ज़्यादा गर्मी कैरी करता है, सन सन की गर्मी कौन से प्लेनेट को सबसे ज़्यादा मिलती है, तो उसका आंसर तो ऑब्वियसली मर्क्यूरी ही होगा। ये मिलती तो इसी को ज़्यादा है, ऐसा है। ठीक है, वीनस को मर्क्यूरी से तो कम ही मिलती है, पर जितनी मिलती है ना वो बहुत ज़्यादा स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो इसलिए वो गर्म ज़्यादा हो चुका है, तो ये ध्यान में रखिएगा बच्चों। ठीक है, हॉटेस्ट प्लेनेट है अपना वीनस। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर लिखा हुआ है कि भाई मर्क्यूरी का तो 167 ही है, बट वीनस का 464 डिग्री सेंटीग्रेड जितना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री जितना है। ठीक है, बाकी ये सारे के सारे गैस जायंट के माइनस में है। ठीक है, मार्स का भी माइनस में है। ठीक है, -63 डिग्री उसका एवरेज टेम्परेचर रहता है। ठीक है, चलिए एवरेज, दिन के टाइम में पॉजिटिव भी जाएगा ऑब्वियसली और रात के टाइम में माइनस जाएगा, बट ये है एवरेज टेम्परेचर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्लेनेट विच इज़ कॉल्ड ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ इज मर्क्यूरी, वीनस, मार्स और प्लूटो। ठीक है, किसको अर्थ का जुड़वा ग्रह बोला जाता है? ठीक है, ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ, तो मर्क्यूरी, वीनस, मार्स या फिर प्लूटो। ठीक है, यहाँ पे मोस्टली बच्चे गलती करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, लोग मार्स टिक कर देते हैं। ठीक है, कि भाई मार्स अर्थ का ट्विन प्लेनेट है, नहीं, मार्स नहीं है। इसका आंसर आपका रहता है वीनस। ठीक है, वीनस मतलब शुक्र। शुक्र आपके अर्थ का ट्विन प्लेनेट है। रीज़न इज कि शुक्र का स्ट्रक्चर, ठीक है, उसका डेंसिटी, उसकी साइज़, ठीक है, ये सारे अर्थ के जैसे ही है इसलिए। ठीक है ध्यान में रखिएगा, इसकी डेंसिटी, इसका स्ट्रक्चर, उसका इंटरनल, जैसे अर्थ के अंदर का जो स्ट्रक्चर है तो ऐसे वीनस के अंदर का स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह सिमिलर टू अर्थ है, सेम तो नहीं है। ठीक है, सिमिलर टू अर्थ है, इसलिए उसको ट्विन सिस्टर, ट्विन प्लेनेट ऑफ द अर्थ बोला जाता है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद द रेफरेंस टू योर सोलर सिस्टम? पहला है द अर्थ इज डेंसेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट, दूसरा है द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट इन द कंपोजिशन ऑफ अर्थ इज सिलिकॉन, तीसरा है द सन कंटेन्स 75% ऑफ द मास ऑफ द सोलर सिस्टम, और चौथा है द डायमीटर ऑफ सन इज 190 टाइम्स बिगर देन द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा बच्चों ऑप्शन ए, कि अर्थ सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट है। ठीक है, डेंसिटी, डेंसिटी माने घनता, जिसको हिंदी या फिर और, ठीक है, जिसको बोलते हैं घनता, कि मतलब एक क्यूबिक मीटर में, ठीक है, कितने उसके एटम समा पाएंगे, ठीक, कितने उसका वॉल्यूम समा पाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं डेंसिटी बच्चों। ठीक है, चलिए ध्यान में रखिएगा, तो अर्थ की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी रॉन्ग, द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट इन द अर्थ, अर्थ के कंपोजिशन में सिलिकॉन नहीं है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अर्थ के कंपोजिशन में सन 75% मास नहीं, सन 90 से भी ज़्यादा परसेंट मास लेके बैठा हुआ है, इसी के सोलर सिस्टम का, और ये भी 190 टाइम्स बड़ा नहीं है, कुछ और ही इसका आंकड़ा है बच्चों। ठीक है, चलिए ध्यान में रखिएगा 109 टाइम्स बड़ा है, 119 टाइम, 190 टाइम नहीं बच्चों। ठीक है, चलिए तो ये ध्यान रखिएगा कि भाई सोलर सिस्टम को लेकर ये स्टेटमेंट आपका सही है। अर्थ की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 5 पॉइंट, यहाँ पे देखो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जितनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मैच द लिस्ट वन विथ टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट कोड।
पहला ABCD है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, C इज प्लेनेट सेकंड टू द सन एंड D इज प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन। ठीक है, तो ये चार को सामने के पांचवें से करेक्ट से जोड़ना है, मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर, प्लूटो और सैटर्न। तो सिंपल है बच्चों, तो एक दो जोड़ लोगे ना तो इजीली हो जाएगा ऐसा। ठीक है, जैसे सबसे लास्ट वाला जोड़ के देखते हैं कि भाई प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन, ये आपको पता है कि बीच में आंसर वन ही आने वाला है, मर्क्यूरी ही सबसे नजदीक है। डी इज रिलेटेड टू वन, तो आपका ऑप्शन ए हो सकता है या तो फिर ऑप्शन डी हो सकता है। इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद जोड़ोगे कि प्लेनेट सेकंड टू द सन। ठीक है, या फिर ये जोड़ दो बी। ठीक है, बी क्या है, लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है आपका, जुपिटर, तो यहाँ पे आएगा 3, B3 यहाँ पे जोड़ा है, तो यहाँ पे भी 2 है बच्चों। फंस गए, नहीं फंसे, आगे करता है। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर क्या पूछा है कि भाई स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ द, इसको एक बार के लिए जाने देते, इसमें दिक्कत है इसलिए। ठीक है, फिर जोड़ते हैं प्लेनेट सेकंड टू द सन इन द सोलर सिस्टम, तो यहाँ पे आपका आएगा वीनस। ठीक है, डी, सी इज कनेक्टेड टू टू, तो सी टू के साथ कहाँ जुड़ा है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है और यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तो अपना ऑप्शन था ही नहीं, यही था, तो आंसर रहेगा आपका डी। ठीक है, 4 3 2 1। अब फोर्थ के साथ जुड़ा हुआ है ए, स्मॉलेस्ट प्लेनेट। स्मॉलेस्ट प्लेनेट यहाँ पे प्लूटो लिखा गया है। अब बच्चों ये प्लूटो क्यों लिखा गया है, ये क्वेश्चन था आपका 1998 का, ऐसा है। ठीक है, पर 2006 के बाद प्लूटो को प्लेनेट की कैटेगरी से निकाल दिया है और तब से हमारे 8 ही प्लेनेट सिर्फ हैं, ऐसा है। ठीक है, प्लूटो को निकाल दिया गया है प्लेनेट की डेफिनेशन से। ठीक है, चलिए, तो इसलिए 1998 के हिसाब से ऑप्शन डी आपका राइट होगा बच्चों। अभी का अगर पूछते सबसे स्मॉलेस्ट, तो अभी का आता सबसे स्मॉलेस्ट आपका मर्क्यूरी ही आता बच्चों। ठीक है, चलिए, बुध ही सबसे स्मॉलेस्ट आता। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the Jovian planets among the planets in the solar system? Option A Mercury, Venus, Earth, Mars. Option B Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Option C Mercury and Venus. Option D Earth and Mars. ठीक है, तो ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि यहाँ अगर सन है तो पहले चार प्लेनेट जो है ना उनका नाम है इनर या फिर उनका नाम है टेरेस्ट्रियल। ठीक है, फिर आता है आपका एस्टेरॉयड बेल्ट, फिर आपके जो चार प्लेनेट है वो है गैस जायंट या फिर आउटर या फिर जोवियन। ठीक है, ये जोवियन है, तो पहले चार है आपके मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो आपका आएगा नहीं क्योंकि वो तो टेरेस्ट्रियल या फिर इनर है, और बाद में आएगा जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून एंड सॉरी यूरेनस एंड नेपच्यून, तो आपका ये आएगा ऑप्शन बी राइट। कि भाई जोवियन कौन सा है, तो जोवियन बाहर वाले चार है। ठीक है, जिसको गैस जायंट्स भी बोला जाता है, जिसको आउटर प्लैनेट्स भी बोला जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए, तो ये एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, सिंपल है इसका आंसर। ठीक है, ये सारे के सारे गैस से बने हुए हैं। दूसरा एक फ़र्क ध्यान में रखना, ये जो इनर प्लैनेट है वो सारे के सारे सॉलिड मटेरियल से बना हुआ है, और ये जो बाहर के चार है वो चारों के चारों गैस से बना हुआ है, ऐसा है। ठीक है, गैस से बना हुआ है, और ये अंदर वाले चार सॉलिड से बने हुए हैं, इसलिए टेरेस्ट्रियल और गैस जायंट ऐसा नाम भी रखा गया है वहाँ पे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम, सबसे ज़्यादा हैवी वजनदार कौन सा है, जुपिटर, वीनस, प्लूटो और सैटर्न। अब प्लूटो हो नहीं सकता, ठीक है, वो सबसे छोटा है। वीनस भी कंपेरेटिवली अर्थ से तो छोटा ही है, ऐसा है। ठीक है, तो उसको भी नहीं हो सकता, ये दो में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, जुपिटर या फिर सैटर्न। ठीक है, तो जो सबसे बिगेस्ट है वही सबसे हैवीएस्ट होगा, कि जो सबसे बिगेस्ट है वही सबसे हैवीएस्ट होगा, तो दैट इज जुपिटर। ठीक है, बृहस्पति, गुरु, ये आपका सबसे वजनदार और सबसे बड़ा प्लेनेट है पूरी की पूरी सोलर सिस्टम का। ठीक है, प्लेनेट की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ तो सोलर सिस्टम ऑब्वियसली सन ही है। ठीक है, चलिए, तो सबसे बड़ा प्लेनेट है आपका जुपिटर या फिर बृहस्पति या फिर गुरु। सबसे वजनदार और सबसे बड़ा दोनों जुपिटर ही है बच्चों। देखिए यहाँ पे वो फैक्ट शीट देख लीजिए एक बार के लिए। ठीक है, कि डायमीटर के टर्म में सबसे बड़ा डायमीटर, सबसे ज़्यादा डायमीटर है जुपिटर का। ठीक है, सेम सबसे ज़्यादा वजन, वजन यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, बट सबसे ज़्यादा वजन भी उसी का है, ऐसा है। ठीक है, चलिए, फिर और एक फैक्ट देखते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा रोटेशन पीरियड किसको लगता है। ठीक है, रोटेशन पीरियड मतलब अपनी खुद की एक्सिस पे घूमना। ठीक है, अपनी खुद की एक्सिस पे घूमना, और रिवोल्यूशन मतलब सन के आजू बाजू घूमना। ठीक है, सन के आजू बाजू घूमना, तो सबसे ज़्यादा रोटेशन का टाइम किसको लगता है, तो यहाँ पे देखिए। ठीक है, 243 डेज लगता है भाई वीनस को अपनी खुद की एक्सिस पे घूमने में ही, और उतना ही सिमिलर टाइम उसको लगता है अपनी सन के एक्सिस के आजू बाजू घूमने में, ऐसा है। ठीक है, तो 243 वीनस का रोटेशन पीरियड सबसे ज़्यादा है, और ऑब्वियसली यहाँ पे 60,000 दिन। ठीक है, नेपच्यून जो हम लोगों ने किया 164 ईयर्स, तो नेपच्यून का रिवोल्यूशन पीरियड सबसे ज़्यादा है। ठीक है, टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा वीनस का है, ये ध्यान में रखिएगा। मून की बात करें तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मून्स सैटर्न के पास है। ठीक है, अब यहाँ भी ये आंकड़ा भी चेंज हो गया है, अभी कुछ 84 मून्स है सैटर्न के पास, ऐसा है। ठीक है, रिसेंट अपडेट के हिसाब से, तो मून सबसे ज़्यादा सैटर्न के पास है, ऐसा ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए, ये लास्ट कॉलम याद रखने की उतनी ज़रूरत नहीं है बच्चों।
तो ये कुछ कुछ फैक्ट्स ध्यान में रखिएगा सोलर सिस्टम को लेकर बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टाइटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ विच प्लेनेट, ठीक है। मार्स, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, ठीक है। ये तो हम लोगों ने किया। मार्स के, वीनस का जैसे कोई प्लेनेट सैटेलाइट है ही नहीं, तो वो तो आपका ऑप्शन से ही निकल गया। मार्स के दो ही है, फोबोस और डिमोस, ठीक है। फोबोस और डिमोस दो ही है मार्स के, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं रहेगा। जुपिटर या फिर सैटर्न, ये दोनों में से हो सकता है, पर मैंने आपको बताया आगे कि सैटर्न का ही है वो टाइटन, ठीक है। जो पूरे सोलर सिस्टम में जितने भी मून्स है, जितने भी सैटेलाइट्स है, उनमें से सबसे बड़ा है, ठीक है, टाइटन सैटर्न का है, ध्यान में रखिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पे उसी को लेकर है, डायमीटर उसका कितना है, ठीक है। और बाकी सारे कौन से है सैटर्न के, ऐसे 84 है, ऑब्वियसली नाम याद रहने नहीं वाले बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजर्शन है आपका, द सेम फेस ऑफ द मून ऑलवेज फेसिस द अर्थ, और रीज़न है द मून कंप्लीट्स वन रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस इन 23.5 days विच इज़ अबाउट द सेम टाइम टेकन टू ऑर्बिट द अर्थ, ठीक है। तो असर्जन और रीज़न कि भाई मून की हमेशा एक ही साइड फोकस रहती है अर्थ की तरफ, और दूसरा ऐसा क्यों, क्योंकि भाई जितना टाइम वो अर्थ के आजू बाजू लगने में घुमाता है उतना ही टाइम वो अपनी खुद की एक्सिस पे घुमाता है, जो है 23.5 days, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रीज़न गलत है, एजर्शन सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ ट्रू बट बी इज़ फॉल्स, ठीक है। ऑप्शन सी आपका रहेगा राइट, ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स, तो सी ऑप्शन आपका रहेगा सही, ठीक है। चलिए तो ऐसा है कि भाई मून की हमेशा एक ही साइड रहती है अर्थ की तरफ, ऐसा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई अर्थ के आजू बाजू, यहाँ से समझते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे एक एनिमेशन था, जस्ट अ सेकंड, सॉरी बच्चों। कोई नहीं, चलिए यहाँ पे एक एनिमेशन था बट समहाउ इट इज़ नॉट वर्किंग। चलिए तो मून की है ना हमेशा एक ही साइड अर्थ की तरफ फोकस रहती है, क्यों, क्योंकि अगर ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, मून अर्थ के आजू बाजू घूम रहा है, ठीक है, मून अर्थ के आजू बाजू घूम रहा है, तो मून अर्थ के आजू बाजू घूमने के टाइम, ठीक है, जितना टाइम वो अर्थ के आजू बाजू घूमने में लगाता है दैट इज़ 29 days रफली, ठीक है। एक्चुअल में है 27 days 7 hours 43 minutes, ठीक है। तो 27 days जितना ये टाइम लगाता है ना, उतना ही टाइम ये लगाता है अपनी खुद की एक्सिस पे घूमने के लिए, ठीक है। तो जब उसको ये सरफेस फोकस करेगी, ये फोकस करेगी, हर टाइम पे उसका एक ही साइड अर्थ से फोकस रहता है, तो ही वो अपनी एक्सिस पे भी और अर्थ के आजू बाजू पे भी सेम टाइम में घूम पाएगा, ठीक है। ये एरो को अगर देखोगे तो आपको समझ आएगा कि हर बार उसका एक ही साइड फोकस रहता है, तो अपनी एक्सिस पे भी वो घूम गया, पॉइंट ए से लेके पूरा इधर घूम के पॉइंट ए पे आने में, और वो अर्थ के आजू बाजू भी घूम गए, दोनों टाइम सेम है, ठीक है। तो इसलिए सेम टाइम लगता है, सॉरी, इसलिए मून की सिर्फ एक ही सरफेस अर्थ से विजिबल है, ठीक है। तो जो अपने साइड जो सरफेस पड़ती है ना, ठीक है, तो उसको तो कुछ नहीं बोलते, पर पीछे की साइड जो सरफेस पड़ती है ना, उसको बोलते हैं फार साइड ऑफ द मून, फार साइड ऑफ द मून ऐसा बोलते हैं उसको, ऐसा, ठीक है। तो ये एक टर्म ध्यान में रखना, और दूसरा ये जो फेनोमेनन है उसको बोलते हैं टाइडल लॉकिंग, ठीक है। ये जो फेनोमेनन है उसको बोलते हैं टाइडल लॉकिंग ऑफ द मून, मतलब एक ही साइड उसकी फेस करेगा हमेशा अर्थ को, ऐसा है, ठीक है। चलिए तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन डज अ लूनर इक्लिप्स टेक प्लेस, व्हेन मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून, एंड द सन कम्स बिटवीन अर्थ एंड मून। इजी है बच्चों, अभी हम लोगों ने सोलर इक्लिप्स देखा, तो यहाँ पे सन था, यहाँ पे कोई भी बॉडी हो सकती है, और यहाँ पे अर्थ था, कोई भी बॉडी में मर्क्यूरी या फिर वीनस या फिर मून कोई भी हो सकता है। तो जब आपका एस एम ई बनेगा तब आपका होगा सोलर इक्लिप्स, तो ऑब्वियसली जब एस ई एम बनेगा तब आपका होगा लूनर इक्लिप्स, कि भाई मून और सन के बीच में आ गई अर्थ, ठीक है। कुछ ऐसा सीन नहीं हो कि भाई यहाँ पे, सॉरी, ये सन है, यहाँ पे पीछे मून है, ठीक है, और बीच में आ गई यहाँ पे आपकी अर्थ, ठीक है, बीच में आ गई आपकी अर्थ, तो तब होता है आपका ये लूनर इक्लिप्स, ठीक है। चंद्र ग्रहण जिसको बोला जाता है, तब होता है लूनर इक्लिप्स, जिसको चंद्र ग्रहण बोला जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए ये एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, ठीक है, कि जब एस एम ई वाला पोर्शन होगा तब फुल मून होगा, कि जब एस ई एम वाला पोर्शन होगा तब आपका फुल मून होगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन वापस बोल रहा हूँ, जब, ठीक है, जब सन, मून और अर्थ, ठीक है, जब सन, मून और अर्थ एक लाइन में आएंगे तब आपका फुल मून होगा, कि जब सन, अर्थ और मून एक लाइन में आएंगे तब आपका फुल मून होगा। फुल मून मतलब पूर्णिमा, ठीक है। ये ऑप्शन ये आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में दोगे बच्चों, ठीक है।
ये आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द ब्लू मून फेनोमेनन अकर्स व्हेन, ठीक है, ब्लू मून कब होता है, ठीक है। 2 फुल मून्स अकर इन द सेम मंथ, बी ऑप्शन 4 फुल मून अपीयर इन 2 consecutive month of the same calendar year, ऑप्शन सी 2 फुल मून अपीयर्स इन द सेम मंथ थ्राइस इन द कैलेंडर, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका सिंपल ध्यान में रखिएगा आंसर इसका। इसका आंसर बच्चों रहेगा जब 2 फुल मून, ठीक है, 2 फुल मून्स एक ही मंथ में, मतलब एक ही मंथ में 2 पूर्णिमा आती है ना, तब होता है ऐसा, ठीक है, तब होता है ये आपका ब्लू मून, ठीक है। जनरली ऐसा तब हो पाता है जब कोई भी महीने की फर्स्ट तारीख को आपका फुल मून हो, ठीक है, तो वही महीने की 30 या फिर 31 तारीख को आपका फुल मून रहेगा ऐसा, ठीक है, तब आपका वापस से फुल मून रहेगा, क्योंकि वो 27 समथिंग समथिंग डेज लगता है इसलिए, ठीक है। चलिए तो ध्यान में रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो इसको बोला जाता है ब्लू मून बच्चों, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इसको बोला जाता है ब्लू मून, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉयड एंड कॉमेट? एस्टेरॉयड आर स्मॉल रॉकी प्लैनेटॉइड्स व्हाइल कॉमेट्स फॉर्म्ड अ फ्रोजन गैसेस held together by rock and metallic material. Option B, asteroids are found mostly between orbit of Jupiter and Mars, while comets are found mostly between Venus and Mars. Statement third, comet shape shows a perceptible ग्लोइंग टेल वाइल एस्टेरॉयड डू नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट पहला और तीसरा सही रहेगा, दूसरा गलत रहेगा बच्चों, ऐसा है, ठीक है। एस्टेरॉयड छोटे छोटे रॉकी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो बराबर है, और कॉमेट्स जनरली फ्रोजन गैसेस है। मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे सन है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये है आपका एस्टेरॉयड बेल्ट। जुपिटर, उसके बाद है आपका सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और उसके बाद आपका आता है कुइपर बेल्ट, और लास्ट में आता है आपका ऊड क्लाउड। तो कुइपर बेल्ट और ऊड क्लाउड में रहते हैं आपके कॉमेट्स, यहाँ पे आपके कॉमेट धूमकेतु जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये जनरली आइसी पार्टिकल्स होता है, ठीक है, और ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वहाँ पे रॉकी पार्टिकल्स है, क्योंकि वो यहाँ ये चारों के चारों प्लैनेट सॉलिड से बने हुए हैं, जितना बन गया प्लैनेट उतना बन गया, बाकी का रह के यहाँ पे आया एस्टेरॉयड बेल्ट में, ठीक है। तो ये आपका बराबर है स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, एस्टेरॉयड आर फाउंड मोस्टली बिटवीन जुपिटर एंड मार्स, तो ये बराबर है, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड मिलता है, बट कॉमेट तो आपके मिलते हैं नेपच्यून के बाद, ऐसा है, ठीक है। तो इसलिए दूसरा आपका स्टेटमेंट गलत है, और तीसरा बराबर है, कॉमेट शोज अ परसेप्टिबल ग्लोइंग टेल। कॉमेट टेल क्यों दिखाता है? क्योंकि वो आइस से बना हुआ है, ठीक है। जब भी कॉमेट सन के नज़दीक आएगा तब उसका आइस पिघलेगा और ऐसे लंबी सी पूंछ जैसा कुछ दिखाएगा, ठीक है, लंबी सी पूंछ जैसा कुछ दिखाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये आपका राइट है, कॉमेट शोज परसेप्टिबल ग्लोइंग टेल, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे आपका ये हो गया एस्टेरॉयड और कुइपर, ठीक है। यहाँ पे और ध्यान में रखिएगा, और 3 वर्ड आपको काम के हैं, एक है मीटियोर, एक है मीटियोराइट, और एक है मीटियोरॉइड, ठीक है। ये अब क्या होता है ये मीटियोर? मीटियोर होता है एक एस्टेरॉयड ही, ठीक है, मीटियोर होता है एक एस्टेरॉयड ही, एक एस्टेरॉयड, ठीक है, जब अर्थ की सरफेस, अर्थ के सॉरी एक एस्टेरॉयड जब अपने एस्टेरॉयड बेल्ट से अलग होके स्पेस में कहीं भी इधर उधर घूमने लगे, ठीक है, एक एस्टेरॉयड जब, ठीक है, वहाँ से अलग होके स्पेस में कहीं भी इधर उधर घूमने लगे, तब उसको बोलेंगे मीटियोर, ठीक है, तब उसको बोलेंगे मीटियोर। जब वो मीटियोर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करे तब उसको बोलेंगे मीटियोरॉइड, ठीक है, तब उसको बोलेंगे मीटियोरॉइड, जब वो अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर करे। और जनरली मीटियोर यहाँ पे जल के ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जल के ख़त्म हो जाता है। पर अगर ऐसा ना हो और मीटियोर का छोटा सा टुकड़ा नीचे आके गिरेगा अर्थ की सरफेस पे, तो उसको बोलेंगे मीटियोराइट, कि तब उसको बोलेंगे मीटियोराइट बच्चों, ठीक है। चलिए ध्यान में रखिएगा तीनों वर्ड का डिफरेंस। मीटियोर कब है? जब एस्टेरॉयड बेल्ट से वो पत्थर अलग निकल के स्पेस में कहीं भी घूम रहा है, ठीक है, अपने सोलर सिस्टम में, तब वो है मीटियोर। वही घूमता हुआ पत्थर जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगा, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगा, तब उसको बोलेंगे मीटियोरॉइड। और वही अगर बिना आधा अधूरा जले अर्थ की सरफेस के ऊपर गिरेगा, ठीक है, तब उसको बोलेंगे मीटियोराइट, ठीक है। तो ये 3 वर्ड ध्यान में रखिएगा एस्टेरॉइड्स को लेकर, ठीक है। चलिए तो सोलर सिस्टम को लेकर इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा बच्चों, बेसिक फैक्ट्स हम लोगों ने किए, और कुछ कुछ कंसेप्ट थे वो भी हम लोगों ने कर लिए, ठीक है। एंडेवर प्लेटफॉर्म को आप टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करिएगा, जहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल, लेक्चर की लिंक्स, ठीक है, और उसके अलावा ये सारे लेक्चर्स की पीडीएफ्स मिल रही है। और बाकी यूट्यूब पर फॉलो करके रखिएगा, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, तो आपको जो भी सारे अलग अलग लेक्चर्स हैं उसका नोटिफिकेशन और लिंक वहाँ पे मिलता जाएगा। उसके अलावा ये सारे प्लेटफॉर्म पे हम आप हमको फॉलो कर सकते हो बच्चों, ठीक है। चलिए तो अपनी रिवीजन सीरीज़ में नेक्स्ट मिलेंगे कल नए सब्जेक्ट के साथ अपने प्लानिंग के हिसाब से बच्चों, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ता रहिए। हैव अ गुड डे, गुड बाय बच्चों।